मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आज हमारा ये थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के ऊपर बात करेंगे। सेकेंड क्लास में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बात किया था। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है उसके बारे में बहुत अच्छे से बात किया था, मुझे पता है। होप आपको समझ में भी आया होगा। आज वही फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एक हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर एक क्वांटिटीज आप छोड़ दिए, कौन सा क्वांटिटी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एक्चुअली में क्या है ना, एसआई वाले हैं उसको हटा दिया है 2019 में। मई 2019 में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो कैटेगरीज थे वहां से हटा के उन्होंने उसको डिराइव्ड क्वांटिटीज में रख दिया गया है। यानी कि अब हमारे पास केवल दो ही क्वांटिटीज है, उसी फिजिकल क्वांटिटीज के दो हिस्से अब कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, जैसे सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो नाम से पता चल रहा है भाई ये बहुत भारी भरकम है, इसे बहुत एकदम दिक्कत उक्कत होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। ये फिजिक्स का सबसे बेस, इससे ज्यादा बेस कुछ हो ही नहीं सकता है। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये बेचारा जो है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है। ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं होता है। इसको अगर कोई भी काम करना होता है ये अकेले चला जाता है और अकेले कर लेता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटीज की आवश्यकता लेनी है। अगर मान लीजिए आपको एरिया बताना है तो एगो मीटर से एरिया बता देंगे आप? नहीं ना बताएंगे। आप कै गो एरिया से बताएंगे? ए भाई कै गो एरिया नहीं, मतलब एक लेंथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया। आपसे हम एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछते हैं, क्या स्पीड को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के कैटेगरी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? आप इसका आंसर आप खोजिए, तब तक हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज का डेफिनेशन लिख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होता है, देख रहे हैं? फंडामेंटल, लग रहा है पागल उगल की तरह बात कर रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, और यहाँ पे लिख देते हैं डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, वो लिख लीजिएगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which do not depend upon other quantities are called fundamental quantities. Derived quantities, those physical quantity depends upon fundamental quantities. Those physical quantities depend upon fundamental quantities are called derived quantities. ओके, इसका हम क्या क्या होता है हमारे पास? नेम ऑफ क्वांटिटीज, नंबर वन, नेम ऑफ क्वांटिटीज, लेंथ। ये भैया लेंथ है,
दूसरा हमारे पास क्या होता है, मास, मास। तीसरा हमारे पास टाइम। चौथा इलेक्ट्रिक करंट। इसमें तो बहुत लफड़ा होता है, हर चीज में इसको लफड़ा ही होता है। इलेक्ट्रिक करंट। 5 टेम्परेचर, टेम्परेचर। 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसको आज तक हम फिजिक्स में पढ़े ही नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। 7 नंबर में है हमारे पास लुमिनस। ये सब लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। अच्छा, ये एक्चुअली में केमिस्ट्री में यूज होता है हमारे पास। अब इसके हम यूनिट के बारे में भी लिख लेते हैं। नेम ऑफ यूनिट, नेम ऑफ यूनिट, मार्कर। दूसरा देखिए, नेम ऑफ यूनिट। हमारे पास ये नेम ऑफ यूनिट है। लेंथ को हम मीटर में हम बात करते हैं, मीटर। इसको हम किलोग्राम बात करते हैं, किलोग्राम। और ये हमारे पास सेकंड, सेकंड। और ये हमारे पास एम्पियर, जो कि बहुत महान साइंटिस्ट का नाम है। टेम्परेचर, ये भी एक साइंटिस्ट के ही नाम है, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल हम लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला के बारे में बात करते हैं। और यहाँ अगर यूनिट, अगर हम इसकी बात करें, यूनिट ऑफ सिंबल, चाहे इसको हम सिंबल लिख देते हैं। सिंबल देख रहे हो, पसीना, पसीना से ही हम बोर्ड पोस्ट दे रहे हैं। सिंबल, सिंबल जमाना है। मीटर, इसको हम केजी, इसको हम सेकेंड, इसको हम एम्पियर, इसको हम कैल्विन। कैल्विन, कैल्विन, इसको ना थीटा भी लिखते हैं और एम्पियर को आई भी लिखते हैं। अभी रहने देते हैं, इसको हम MOL, मोल लिखते हैं, और ये हम CD लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मेरे हाथ में मार्कर है 5 सेंटीमीटर का। अब 5 सेंटीमीटर का मार्कर है, हमने ये हाथ पे रखा, हमने लेंथ देखा है, हमने हाथ पे रखा, ठीक है। थोड़ा कुछ भारी महसूस हो रहा है। हम 5 सेंटीमीटर का स्टोन लाते हैं और वो हमने उसको हाथ पे रखा, तो हम देखते हैं हमको वो 5 सेंटीमीटर वाला जो स्टोन है वो ज़्यादा दबा रहा है। तो क्या लेंथ से हम मास को डिफाइन कर सकते हैं क्या? ये 5 सेंटीमीटर का ये भी है, लेकिन ये हमको उतना नहीं दबा रहा है जितना कि वो 5 सेंटीमीटर का स्टोन है और हमने अपने हाथ पे रखा है, तो वो ज़्यादा हमें दबा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लेंथ से हम मास को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। हम मास को टाइम से डिफाइन कर सकते हैं क्या? जो कितना भारी लग रहा है ये हम टाइम को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं। हमें किसी स्टूडेंट, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ने हमें बुलाया और हमें जाना है आपके घर, तो हमने पूछा, जो बताइए हम कहाँ आ जाए? सर, आप जहाँ पे है ना वहाँ से 100 केजी दूर आ जाइए आप। तो भैया 100 केजी दूर, क्या ये लॉजिकल है क्या? 100 केजी दूर चले जाइए। या फिर हम बोले, कोई स्टूडेंट आया पढ़ने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे ऐसा करिए ना, आप 5 मीटर के बाद आ जाइएगा। हमको बोलना 5 दिन के बाद आ जाइए, तो हम 5 मीटर के बाद बोले, तो क्या ये लॉजिकल है? ये डिफाइन हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। यानी कि लेंथ जो है, हम किसी भी चीज को लंबाई मेजरमेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। मास कोई कितना भारी है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। और टाइम हम ये दिखा रहे हैं, जो कोई 2 दिन के बाद आएगा, कोई 3 दिन के बाद आएगा, या कोई 10 घंटे के बाद आएगा, इसके लिए ना। ये हर एक क्वांटिटी, लेंथ को मास से डिफाइन नहीं किया जा सकता, मास को टाइम से डिफाइन नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक करंट को हम टेम्परेचर, कोई आज बहुत ज्यादा गर्मी है, आपका आज कितना गर्मी है, तो 2 एम्पियर का गर्मी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिक करंट को टेम्परेचर से डिफाइन नहीं किया जा सकता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जरूरत क्यों पड़ी? ये नंबर होता है। अब केमिस्ट्री में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते हैं, जैसे H2O है तो वो कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, उसके लिए बात करते हैं, तो ये केमिस्ट्री में यूज होती है। लुमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट के लिए यूज होता है, जो लाइट हमारे आंखों में कितना परसीव हो रहा है उसके लिए हम लुमिनस इंटेंसिटी यूज करते हैं। ये सब जो है ना, ये क्लास 12 वगैरह में आते हैं, तो ये सब अभी ना ही जाने तो अच्छा है।
ये जो तीन है हमारे पास मैकेनिक्स में यूज होते हैं और बाकी फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच में यूज होते हैं। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज हम उसके लिए बात करते हैं एग्जांपल में, जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम एक अलग क्वांटिटीज बनाते हैं, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे हम अगर एरिया अगर हमको लिखना है, तो आप बताइए क्या मीटर लिखेंगे तो इससे एरिया डिफाइन हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा। एक और वो मीटर को जरूरत है हमको, तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, देखिए फोर्स लिखना है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है हमारे पास। तो देखिए मास हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन देखिए एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ठीक है। अब कहेंगे सर एक्सेलरेशन के लिए, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर अचल लिखते हैं। आप इतना समझिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल टी भी लिख सकते हैं, इसके लिए बात करेंगे। अच्छा, कुछ भी अगर होगा हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगा, मान लीजिए हम 10 मीटर से जा रहे थे और आगे चल के हम 20 मीटर पे पहुंचे, तो चेंज कितना हो गया ये रफ में बता रहे हैं। 10 मीटर से पर सेकंड से जा रहे थे, आगे चल के हम 20 मीटर तक पहुंच गए, तो 20 मीटर पर सेकंड में चले गए, तो हम चेंज की बात कर लेते हैं ना, तो बाद में कहिएगा ना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये हम फाइनल हमारे पास 20 है और इनिशियल हमारे पास 10 है, 10 है, तो कुछ भी अगर होगा हमारे पास तो 10 ही मीटर पर सेकेंड ना होगा, यानी कि चेंज इन, ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड भी आ रहा है ना, तो यानी कि ये भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो आप इसको क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो ये फंडामेंटल, ये भी क्वांटिटीज है और ये भी फंडामेंटल, तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बना है कि नहीं एक्सेलरेशन हमारे पास। तो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज हम जनरली उसके लिए बात करते हैं जो दो क्वांटिटी या दो से अधिक क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के बनाया गया है, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, एक्सेलरेशन हो ही गया, वेलोसिटी भी हमारे पास हो ही गए। वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, तो इसका भी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड ही आया, यानी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोनों को मिला के डिराइव्ड बन रहा है। अब देखिए, अब लिख देते हैं प्रेशर, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है हमारे पास, आप समझ ही रहे होंगे। अच्छा, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्या हम स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटीज हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, या स्पीड है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम है, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? आइए करंट के बारे में देखते हैं। सारा लफड़ा जो होता है ना हमारा, ये करंट के साथ ही होता है। देखिए करंट को हम आई से लिखते हैं, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। अब थोड़ा सा आप ये सोचिए, जो ये चार्ज पर यूनिट टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये हमारे पास चार्ज, और यहाँ देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम है, बात एक ही है और एक ही लाइन में बात कर रहे हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें भी टाइम, तो ये तो दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड हो गया ना, टाइम के ऊपर डिपेंड हो गया ना करें। तो क्या आप स्पीड और इसमें क्या ही फर्क हो, तो क्यों ना आप स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटीज में रख दें, ठीक है। अब आप सोच पा रहे हैं ना, करंट का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये भी है। आप चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। करंट का हमारे पास V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और यहाँ पे V बाई हमारे पास R इज इक्वल्स टू आई। आप अगर सोच पा रहे हैं तो देखिए करंट का तो हम अभी दो दो फॉर्मूला लिख दिए, चार्ज पर यूनिट टाइम, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का। तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना, तो डिपेंड कर रहा है, तो ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों, मेरा ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको जो है एसआई वाले ने बोला, आप अगर स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटीज रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन आपके पास कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ को आपको हटाना होगा, और आप स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटीज रख दीजिए। क्यों? क्योंकि टाइम तो हमने डिफाइन कर ही दिया है,
एक ये लेंथ हटा देंगे तो स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटीज रख दीजिए और हम इसी से सब चीज को एक्सप्लेन कर दें। तो फिर उन्होंने बोला जो देखिए अब हम दुनिया में जो सारा लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो स्पीड से तो मेजरमेंट नहीं करते हैं ना, मतलब किसी का इंची टेप चाहिए, किसी को लेंथ मेजरमेंट करना है, तो उन्होंने बोला देखिए स्पीड हम रखने के लिए रख सकते हैं लेकिन इसमें हमको दिक्कत हो जाएगी, लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा करिए जो लेंथ को ही फंडामेंटल मान के चलिए, इसको छोड़ दीजिए और करंट को ही रहने दीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाए। तो इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने करंट को डिराइव्ड क्वांटिटीज में नहीं रखा, फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखा, और स्पीड को हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज में रख दिया। ओके, तो इसका एक और चीज क्या बनता है, ऑल अदर क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप बहुत हायर फिजिक्स पढ़ेंगे ना, डीपर फिजिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा जो क्या केवल 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। तो जब आप डीप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें 7 नहीं होते हैं, 7 से कम भी होते हैं। तो ऑल अदर क्वांटिटीज, all other quantities may be expressed in term of fundamental quantities. मेंटल क्वांटिटीज आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं। अब पता है आपको एक चीज और, जब हम लोग बात करेंगे ना इसको कैसे मीटर बनाया गया, तो इसको स्पीड ऑफ लाइट से ही मेजरमेंट किया गया है। इसको मास को भी स्पीड ऑफ लाइट से ही मेजरमेंट किया है। आपके बुक में एक और चीज गलत लिखा होगा, जो 2019 में मास को भी एक डिफाइन किया गया। पहले जो प्लेटिनम इरिडियम का रॉड हुआ करता था, पेरिस फ्रांस में रखा गया था, लेकिन वो जो है उतना कन्वीनियंट नहीं थे हमारे पास, तो हम लोगों ने इसको फिर से रीडिफाइन किया गया, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट से इसको मेजरमेंट किया गया। और पता है टाइम को ना एटॉमिक लेवल पे सीजियम एटम से ही डिफाइन किया गया है हमारे पास, और वो भी रेडिएशन निकलते हैं, तो लाइट भी एक रेडिएशन ही है। तो ये तीनों जो है ना स्पीड ऑफ लाइट से ही डिफाइन किया गया है। तो इसीलिए हो सकता है इन केस फ्यूचर में स्पीड ऑफ लाइट को फंडामेंटल क्वांटिटीज रख दिया जाए, जहां तक मुझे लगता है। अब ये है हमारे पास तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने क्या देखा, जो हाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने ये देखा जो ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, 7 कैटेगरीज हैं, इन सब के नाम लिखे हैं यहाँ पे, हमारे पास इसके सिंबल है हमारे पास। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हमारे पास दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ये खुद नहीं होता है, एक है। और इसमें एक और एग्जांपल लिख देते हैं, एक हमारे पास प्लेन एंगल होती है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एक प्लेन एंगल होता है और एक हमारे पास सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हम अपने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के ऊपर। इरेज कर दिया जाए, हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हम इरेज करते हैं। ओके, देखिए अब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है, प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, और फिजिक्स में ज्यादातर यूज होते हैं। फर्स्ट नंबर में हमारे पास प्लेन एंगल। एक प्लेन, ये हेलीकॉप्टर वाला प्लेन नहीं है, प्लेन एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल होते हैं हमारे पास 2 डायमेंशन। सबसे पहले 2 डायमेंशन क्या है हमारे पास, जो 2 डायमेंशन में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट में होती है उसको हम 2 डायमेंशन बोलते हैं। हम यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये हमने जो पढ़ा है वो ये है, जो ये वाला वाई एक्सिस होती है और ये वाला एक्सिस होती है। अब जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो ये बोल रहे होंगे जो सर आप गलत ही पढ़ा रहे हैं, आप गलत ही लिख रहे हैं, जो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है। देखिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स का भी बेसिक टर्म है ना, बेसिक पार्ट है ना, इसलिए पहले देखिए 2 मार्कर है हमारे पास, दोनों मार्कर को ले लिया जाए, एक मार्कर ये है और एक मार्कर ये है, ठीक। अब आपके हिसाब से ये व्हाइट वाला जो है ये ज्यादा व्हाइट वाला है, तो ये वाई एक्सिस है और ये
एक्स एक्सिस है, मतलब हमने जो लिखा है इसके हिसाब से। ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब जैसे ही आप इसको रोटेट करते हैं, अब आप बताइए कौन सा एक्स एक्सिस है और कौन सा वाई एक्सिस है। यानी कि ये वाला तो वाई एक्सिस अब रहा, हमने क्या बोला था, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है जो मैंने लिखा है। अब जैसे ही इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला हमारे पास एक्स आ गया और ये वाई आ गया। तो क्या मतलब ये एक्स और वाई ऐसे लिखे हैं तो क्या ये गलत है? जी नहीं। क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट को हम ये देखे हैं जो वो जब भी हम ये बोर्ड पे लिखते हैं वो बोलते हैं सर ये गलत है, जो कि ये नहीं। अब हम फिर प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन हमारे पास दो डायमेंशन होती है। दो डायमेंशन कहने का मतलब वो चीज एक्स में भी मूव कर रहा होता है और वाई में मूव कर रहा होता है, तो उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो डायमेंशन में एक प्लेन एंगल ये है हमारे पास, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, और ये वाला हिस्सा। तो ये जो एंगल है हम इसको थीटा बोलते हैं। ये थीटा है हमारे पास, जो प्लेन एंगल है ये हमारे पास प्लेन एंगल, हम इसी को बोलते हैं। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, ये वाला हिस्सा को हम बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, और ये वाले हिस्से को हम बोलते हैं रेडियस, रेडियस। तो ये हमारे पास होती है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये हमारे पास एक प्लेन है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, इसकी आप बोल रहे होंगे सर इसका यूनिट तो आर्क लेंथ है, कुछ भी मेजरमेंट करेंगे तो मीटर में ही होगा, और रेडियस लेंथ है तो मीटर में ही होगा, और रेडियस है तो ये भी मीटर में ही होगा, तो ये मीटर मीटर से कट जाएंगे और ये यूनिट लेस हो जाएगा। तो नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है उसकी यूनिट होती है रेडियन, और फिजिक्स में हम रेडियंस के ही बारे में बात करते हैं, हम डिग्री यूज नहीं करते हैं। एंगल का जो यूनिट होती है ना, डिग्री, बहुत सारी यूनिट होती है, देखिए डिग्री होती है, मिनट होता है, सेकेंड होते हैं, ये सब हमारे पास एंगल की यूनिट होती है। लेकिन हम फिजिक्स में रेडियन के बारे में बात करते हैं। सर रेडियन क्या है ये नहीं पता चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। रेडियन हमारे पास क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। ओके, ठीक है। सबसे फर्स्ट में ये आपके पास एक सर्कल है, और ये एक सर्कल में हमने ये एक लाइन ऐसे खींच रखा है। तो आपको पता है ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, और ये वाला हिस्सा है आप बोलते हैं इसको 90 डिग्री, और ये वाला हिस्सा है इसको आप बोलते हैं 180 डिग्री, और ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं आप 270 डिग्री, और ये वाला हिस्सा है इसको आप 360 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो अब 0 से लेकर 90 के बीच में आप ये भी पढ़े होंगे जो ये π/2 है, ये π/2 इसी को हम रेडियन बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये पाई आप पढ़े होंगे 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आपके पास कितना होता है 3π/2, 3π/2, और यहाँ पे आप 2π, इतना तो मान के चलते हैं आप पढ़े होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जब हम रेडियन की बात करते हैं तो 360 डिग्री बराबर हम 2π लिखते हैं। ठीक, तो हम 180 डिग्री बराबर हम पाई लिख सकते हैं। तो हम 1 डिग्री बराबर हम कितना लिखते हैं, 1 डिग्री बराबर इज इक्वल्स टू हम π/180 डिग्री रेडियन लिखते हैं जब हम रेडियन में, और इसका छोटा फॉर्म है रेड। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है सर, 1 डिग्री बराबर 0.0175 रेडियन होती है। सर ये कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा अब देखिए, आप इसको 22/7 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, और रेडियन में निकालना है तो इसी को 180/पाई कर देंगे। तो ये आपके पास अगर 1 रेडियन की अगर बात करना है, अगर 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन कितना होता है, तो इसी को ऊपर पलट देंगे, ये 180
बाई ये आपके पास पाई। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 रेडियन, तो ये आपके पास कितना डिग्री होती है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.32 डिग्री होती है आपके पास। अच्छा, ये चीजें हैं सर। थोड़ा सा इसको हम कन्वर्ट करना थोड़ा सिखा दीजिए, कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, नंबर 1 में अगर हमको 30 डिग्री दिया है और हमको बोला गया है 30 डिग्री है, आप कन्वर्ट करिए इसे रेडियन में, तो आप कैसे कर सकते हैं। 30 डिग्री को आप यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे पाई बाई 180 डिग्री। ये देखिए यूनिटरी मेथड जो हम लगाते हैं ना, वही है। एक के लिए इतना हुआ, 30 के लिए कितना मल्टीप्लाई करना है। अब ये जैसे ही 30 से ये कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना होगा, पाई बाई 6, पाई बाई 6 रेडियन, एक रेड लिख सकते हैं। अगर हम 45 के लिए अगर हम बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं 45 पाई बाई 180। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो पाई बाई 4 रेडियन। सब में रेडियन लगा है। अगर हम 60 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप 60 पाई बाई 180 डिग्री, और इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सॉल्व करेंगे काटेंगे तो हमारे पास ये होगा पाई बाई 3 रेडियन। अब देखिए इसी को अगर हम 90 डिग्री अगर हमको लाना है, 90 डिग्री कितना रेडियन होता है, तो 90 डिग्री तो यहाँ 90 पाई बाई 180। तो जब इसको काटेंगे, रेडियन है हमारे पास, इसको काटेंगे तो आपके पास पाई बाई 2 आ रहा है। देखिए पाई बाई 2 आ गया। अगर हम सीधा सीधा 120 ले लेते हैं, 120 के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 120 पाई बाई 180, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाई 3 आएगा आपके पास, 2 पाई बाई 3। 60 से कटेंगे, 60 से कटेंगे 2, और ये रहा। अगर आपके पास और 120 के बाद 50 नहीं लेना है, एक ही बार आगे चले जाते हैं, 180 ले लेते हैं। 180 अगर हम देखते हैं तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री छोड़ दीजिए, 180 डिग्री पाई बाई ये हमारे पास 180 आ गए। इसको अब कैंसिल करेंगे, ये रेडियन में है हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं पाई। देखिए 180 की जगह पे पाई। और नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास इसके नीचे, नेक्स्ट अगर हम देखें, हम 270 के लिए बात कर लेते हैं। अगर 270 के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए 270, और ये रहा पाई, और ये रहा 180 लिखेंगे, तो इससे आप काट सकते हैं 3/2 आएगा। ये आपके पास हो गया 3/2। अगर हम 360 के लिए अगर हम बात करेंगे, 360 डिग्री, ये इसके लिए हम बात करेंगे तो यहाँ लिखिए 360 पाई, और ये रहा 180, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई। ये पूरा का पूरा हिस्सा। तो ये आपके पास प्लेन एंगल के लिए जब आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए है। अगर हम ये भी चाहेंगे अगर सेंटर पे निकालने के लिए, तो आप एक नॉर्मल मेथड भी जानते हैं। नॉर्मल मेथड ये वाला फॉर्मूला से हम यूज करके भी निकाल सकते हैं। देखिए थीटा इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोला, आर्क लेंथ अपॉन ये रहा रेडियस, ठीक है। अच्छा, आप पता है, मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पूरा आ गया, मतलब एक सर्कल पूरा चलिए, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पे एंगल बनने के लिए आपको पता है, सर्कल जब पूरा घूमता है तो एक सर्कमफ्रेंस होता है। तो एक सर्कमफ्रेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 पाई आर, और ये रेडियस है ये आर। देखिए एक कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर। मतलब आप इस फॉर्मूले से भी आप ये पूरा का पूरा रिजल्ट निकाल दिए, और वहां भी आप निकाल ही रहे हैं जो 360 से जब चलेगा तो। और यहाँ आप ये चीज गलती मत करिएगा, रेडियन लिखना मत भूलिएगा। तो ये हम किसके लिए निकाले हैं, ये कंप्लीट सर्कल के लिए निकाले, जब एक सर्कल अगर हमारे पास हो तो कंप्लीट सर्कल। सर हाफ सर्कल के लिए थोड़ा निकाल के दिखा दीजिए ना, हाफ सर्कल में क्या होता है। ठीक है, हाफ सर्कल के लिए भी हम आपको
निकाल देते हैं, जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। ओके, सेमी सर्कल के लिए अगर हम बात करें, सेमी सर्कल के लिए बात करें तो सेमी सर्कल में क्या होता है हमारे पास, अब सीधा सीधा यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ डिवीजन में ये हमारे पास रेडियस है, सेमी की बात करनी है तो आर्क लेंथ आपके पास कितना है 2 पाई आर। ओके, ये तो आर है सर, हमको ना आधा ही चाहिए ना, हमको तो इतना ही चाहिए, तो इतना जब चाहिए तो यहाँ 2 से डिवीजन जब पड़ गया पूरा था, अब आधा चाहिए, तो आधा जैसे ही काटेंगे तो आपके पास नहीं आ गया थीटा इज इक्वल्स टू कितना पाई रेडियन, सेमी सर्कल के लिए आ गया। सर क्वार्टर सर्कल के लिए भी इस फॉर्मूला से निकाल के दिखाइए, तो आप उससे निकाल रहे थे, ठीक है। सेमी सर्कल क्वार्टर के लिए, ये क्वार्टर दूसरा वाला क्वार्टर नहीं है, बहुत लोग क्वार्टर क्वार्टर कर रहे होंगे। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, और ये हमारे पास ये रेडियस, रेडियस, और यहाँ पे आर्क लेंथ आपके पास लिख देते हैं भाई 2 पाई आर, ये 2 पाई आर 4 ही से किए हैं, इसका जो है ना एक एक छोटका पटका ई ले रहे हैं, छोटा वाला पार्ट 4 ही से किए हैं, ये रहा आर, ये से कटा, ये से ये कटा 2, क्या बचा सर, ये बचा पाई बाई 2, पाई बाई 2। देखिए एक क्वार्टर के लिए बना देते हैं, ये रहा क्वार्टर, ये रहा आपके पास क्वार्टर निकालना। तो हम लोगों ने एक प्लेन एंगल को हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे इसके लिए बात किया, हर पॉइंट पे क्या क्या होगा, कुछ हम लोग डिग्री भी ले लिए हैं उसके लिए भी बात किया, हम इस फॉर्मूले को यूज करके कैसे बाकी सब सारे चीज निकालते हैं उसके लिए भी देखिए। एक हमारे पास सॉलिड एंगल होता है, लास्ट है हमारे पास, बस उसके लिए हम ये खत्म कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास सॉलिड एंगल, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सॉलिड एंगल में हम क्या देखते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल बहुत खतरनाक नाम है, सॉलिड का मतलब भारी भरकम नाम, एक्चुअली में ना 3 डायमेंशन में होते हैं, 3 डायमेंशन, और इसके लिए जो है ना रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 2 पाई तक जाते हैं, 0 से 2 पाई रेडियन तक जाते हैं इसके लिए। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है 0 से लेकर ये हमारे पास 4 पाई तक होती है, 4 पाई तक होती है ये हमारे पास। अच्छा एक और चीज, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेडियन है, पहले देख लेते हैं, ऐसा आप लिख देते हैं सॉलिड एंगल, ये हमारे पास आइसक्रीम खाए है ना आप सब, तो उस आइसक्रीम का जो हमारे पास जो कोन बनता है ना, इस आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम का जो यहाँ पे जो कोन बनते हैं ना, ये वाला जो कोन बनता है ना, ये वाला कोन, ये बहुत अच्छा वाला जो कोन होता है, इसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसको हम लिखते हैं ओमेगा से, वही ओम वाला ही ओमेगा है हमारे पास, उसी इसी को इंडिकेट करते हैं। और ये वाला जो होता है एरिया ऑफ सरफेस होते हैं, ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास एरिया ऑफ सरफेस होता है, ये वाला हिस्सा एरिया ऑफ सरफेस, ये सॉलिड, और ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास रेडियस होते हैं, रेडियस होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, और ये हमारे पास रेडियस का स्क्वायर, ये हमारे पास सॉलिड। अब हमारे पास इसका यूनिट की बात कर ले, यूनिट हमारे पास क्या होता है, स्टेडियन, STERADIAN, स्टेडियन बोलते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म है SR। तो ये हमारे पास 0 से लेकर 4 पाई तक होता है, एक कोन के टाइप से होते हैं ना हमारे पास, जो कोन होते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम के जो निचले वाला हिस्सा में एक सर्कल बन रहा होता है, उसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ है, इसके डायग्राम और भी बनाए जा सकते हैं, मैं कोशिश करते हैं आपको बना के दिखाने के लिए। ये आपके पास तरबूज होता है ना, तरबूज, तरबूज से कैसे आप लोग वो एक स्लाइस जो जाते हैं तो वो चेक करने के लिए वो इंसान जो है वो कहता है एक स्लाइस ले लीजिए ना, और एक स्लाइस लेके वो तरबूज बना के आपको यहाँ वाला हिस्सा जो है ना आप देखेंगे
तो ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्से को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, और ये हमारे पास 3 डायमेंशन में होता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है जो आपको समझ में आया होगा। देखिए, हमने पहले ही आपको क्या बोला है, हम जो भी यहाँ पढ़ेंगे वो एकदम डीप में पढ़ेंगे। हर एक छोटी-छोटी चीज़ें जो है बात कर लेंगे, जो कल के दिन में आप जब मेडिकल प्रिपरेशन करने जाए या आप इंजीनियरिंग वाले प्रिपरेशन करने जाए, तो उसमें आपको ये ना लगे जो हम कुछ नहीं पढ़े। कुछ तो पढ़े हैं, उससे आपको बहुत फायदे होंगे। हमें पता है आप इतना तक अगर आप कर पा रहे हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हैं, और बहुत ही अच्छा है। ठीक है। होप, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, वैसे मैंने कोशिश किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में, और उसके मेजरमेंट और लेंथ को कैसे हम लोग मेजर किए हैं, हम लोग मास को कैसे मेजर किए हैं, बाकी और सब टाइम को कैसे मेजरमेंट किए हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में थोड़ा सा लाइट ईयर वर्टेड के बारे में बात करते हैं, है ना। हमको एक्चुअली में पहले थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा लगता था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, और हम चाहेंगे जो कंटिन्यू करें, और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।